नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं संजय शर्मा, एमडी एंड सीईओ ओरेकल इंडिया। इनका आईपीओ जो है 29 अक्टूबर को खुल रहा है और 31 को बंद हो रहा है। 695 to 730 का प्राइस बैंड है और लगभग 1700 करोड़ का ये ओएफएस है, जो कंपनी को एक वैल्यू देती है 10,000 करोड़ की अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। और संजय जी, ये पहले बताइए कि आपका जो ब्रांड है, आप एमटीआर ओन करते हैं और ईस्टर्न ओन करते हैं, और ये सदर्न इंडिया के सबसे बड़े स्पाइसेस एंड कन्वीनियंट फूड ब्रांड्स हैं। आपका बिजनेस मॉडल बताइए कि आप कैसे फंक्शन करते हैं। पहली बात तो सजद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को आपके प्रोग्राम पे बुलाने का। आज मैं स्टार्ट इससे करना चाहता हूँ कि पहली बार बहुत दिनों बाद आप देख रहे हैं कि एक एफएमसीजी, एक फूड एंड बेवरेज एमएनसी आईपीओ मार्केट में आ रहा है। और ये ऑल्सो आप देखेंगे कि स्पाइसेस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी बात हुई है लेटली, काफ़ी न्यूज़ में बात हुई है। आई थिंक हमारे थ्रू एक मेजर स्पाइस कंपनी और कन्वीनियंस फूड कंपनी मार्केट में आ रही है। अब मैं थोड़ा आपको ओरेकल के बारे में बताता हूँ। हम 2007 में ओरेकल इंडिया में आया था। जो हमारा एंट्री था वो हमने भारत की डाइवर्सिटी को समझ के और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको समझ के हमने एमटीआर की एक्विजिशन की थी। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और हम एक साधारण एमएनसी जैसे नहीं है, हमारा अप्रोच इंडिया में काफ़ी अलग रहा है, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो एक रीजनली डोमिनेंट ब्रांड को डेवलप करने का है। और अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे, आप हमारे पोर्टफोलियो में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको देखेंगे, आप देखेंगे कि हमारा जो अप्रोच रहा है वो रहा है कि जो लोकल कल्चर होता है, या जो जैसे हम कर्नाटका से हैं तो कर्नाटका का जो कल्चर होता है उसको समझते हैं अच्छी तरह से। और हमारे जो ब्रांड्स हैं वो लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे एमटीआर कर्नाटका का ब्रांड है। जो कंडीगा लोग हैं वो बहुत प्राउड है और बहुत उनको गर्व है एमटीआर ब्रांड के ऊपर, क्योंकि एमटीआर की शुरुआत बैंगलोर से सिटी एक रेस्टोरेंट से हुई थी। अब वहाँ से हम बड़े हुए, तो हर कन्नडी का एमटीआर को जानता है और सोचता है कि वो उसका हर रोज का खाने पीने का ब्रांड है। और तीसरी जो बात है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है जो हम बनाते हैं वो लोकल कुजीन के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर आप हमारे प्रोडक्ट की रेंज को देखेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे टॉप प्रोडक्ट्स जो हम बेचते हैं वो प्रोडक्ट्स है सांबर, रसम, पुलियोगरे, बिसीबेले भात, वांगी भात। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसका नाम आपने शायद सुना भी नहीं होगा, बट ये लोकल प्रोडक्ट्स है। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये हर रोज की कंजम्पशन, एवरीडे कंजम्पशन के हिसाब से यूज होते हैं। तो हमारा एंटायर नजरिया ये रहा है कि हम एक रीजनली डोमिनेंट और लोकल बिजनेस को बनाएं, रादर देन हम अपना फुटप्रिंट ऑल इंडिया ले जाके हमारे रिसोर्सेज को बेहतर यूज करने के लिए हमने अपने आप को फोकस किया। जी, आपके पास 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और लगभग 21 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हैं। काफ़ी कैपिटल आपने डिप्लॉय किया हुआ है इन फैसिलिटीज़ में, बट आपका यूटिलाइजेशन रेट जो है वो बहुत कम है, 45-47% है। सो इसको आप बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपके नंबर्स देखें तो टॉप लाइन बहुत ही स्लो ग्रो हो रहा है लास्ट 3 साल में, बट आपका एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। तो पहले मैं आपको हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बताता हूँ, फिर मैं ग्रोथ और टर्नओवर के पास आता हूँ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जब हमने ईस्टर्न को एक्वायर किया था तो ईस्टर्न के साथ हमारे पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आई थी। आज हमारे पास 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपने सही बोला, आरएचपी से 46% के आसपास बैठता है। आई थिंक ये हमारी लेगेसी है और इसके आगे इसको हम जो अप्रोच ले रहे हैं, इसके 2 हमारे को आगे फायदे मिलेंगे। पहला फायदा हमको ये मिलेगा कि जो
हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगना है आगे हमें अगर करना है, क्योंकि ये कैपेसिटीज काफ़ी फंजिबल है। मतलब आप पाउडर्ड लाइंस है, तो अगर आप एमटीआर के स्पाइस बना रहे हो या एमटीआर का प्रोडक्ट बना रहे हो या ईस्टर्न का प्रोडक्ट बना रहे हो, आप दोनों प्रोडक्ट बना सकते हो उसी लाइन के ऊपर। आपको कोई अलग अलग फैक्ट्रियाँ नहीं चाहिए होती इनके लिए। तो हमारे को काफ़ी एफिशिएंसीज मिल सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीज़ें करें। एक तो आप कैपेक्स हमको कम लगेगा अगले 5-7 साल पे, क्योंकि जो मिनिमम कैपेक्स चाहिए होगा वो हमको खाली हमारी लाइन बैलेंसिंग के लिए चाहिए होगा, और फूड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स जो हम करते हैं हमारे प्लांट्स में करते हैं उसके लिए चाहिए होगा। दूसरा एरिया एक है कि हम अपने फैक्ट्रियों का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि अलग अलग फैक्ट्रियों में क्या क्या बनता है, कहाँ कहाँ हम सिनर्जीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ हमें लार्ज बड़े एफिशिएंट फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, और क्या हमको सैटेलाइट यूनिट्स करने। तो जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है उसको हम एक अलग तरीके से इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो एफर्ट्स इसमें रहेंगे वो हमारे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को एनहांस करते रहेंगे। आई थिंक हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि हम एक एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और एफिशिएंट सप्लाई चेन सिस्टम हम सेट कर पाए, जो कि हमको लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे पाए। जो दूसरा प्रश्न था आपका, वो प्रश्न था हमारे ग्रोथ प्रोफाइल पे और मार्जिन प्रोफाइल पे। जो हमारी ग्रोथ स्लो हुई है और आप बोल रहे हैं कि हमारी मार्जिन एक्सपैंड हुई है। आई थिंक इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे 2010 और 2020 के बीच में, हम करीब 13% से हमारी सेल बढ़ी है। तो हमने लॉन्ग टर्म में हर होकर स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ दिया है। आई थिंक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को जब आप देखते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं या कुछ और फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। और आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से कंजम्पशन स्क्वीज हुआ है और इन्फ्लेशन बहुत बड़ी हुई है। बट जब हम हमारी कैटेगरीज पे आते हैं, जब आप स्पाइसेस पे आते हैं, हम पिछले 16 साल से मैं इस इंडस्ट्री में, मैंने कभी ऐसा मार्केट देखी नहीं है स्पाइसेस की जहां हमको 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स डिफ्लेशन मिलने को आया है। और वो भी कुछ कम नहीं, कि जो हम मिर्ची 120-150 रुपए किलो पे खरीदते थे, पहले साल 100 रुपए किलो पे हुई, अब 70 रुपए किलो पे चली गई है। और जब प्राइसेस ऐसे ड्रॉप होते हैं तो हमको उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आज भी इंडिया में 60% मार्केट अनऑर्गेनाइज मार्केट है। सो हमारी कंपटीशन, हमारा जो एफर्ट है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज के लिए तरफ है, और उसके लिए हमको हर वक्त जो प्राइस प्रीमियम होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट के अगेंस्ट, उसको एक कैलिब्रेटेड तरीके से रखना पड़ता है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से आप थोड़ी सी सॉफ्ट ग्रोथ देख रहे हैं। बट अगर आप हमारा Q1 का नंबर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो 8.5%, 8-8.5% की तरफ आई है। और वो एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हम मार्केट को एक्सपैंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि आप आइए और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे या ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदिए। और उसके लिए वॉल्यूम ग्रोथ हमारा सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। अब आई बात प्रॉफिट की। प्रॉफिट में प्रॉफिट की एक्सपेंशन हुई है, वो हुई है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस हमारे ड्रॉप हुए हैं। कई जगह हमने पास ऑन कर दिया है वो रॉ मटेरियल प्राइसेस, कई जगह हम रिटेन करते, जैसे हमारे जो ब्लेंडेड मसाले होते हैं उसमें हम प्राइस रिटेन करते हैं पर हम डिस्काउंट्स पास ऑन करते हैं, जो कि कंज्यूमर को वैल्यू नजर आए हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उसकी वजह से हमारी मार्जिन एक्सपैंड हुई है। तो अगर आप टोटल मार्जिन एक्सपेंशन को देखते हैं जो 14.5% पे रही है, और अब 18 इस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में 18.7% के आसपास पहुंची है, वो एक्सपेंशन जो हुई है 50% एक्सपेंशन हमारी रॉ मटेरियल प्राइसेस के बलबूते पे हुई है, और जो 50% एक्सपेंशन हुई है वो हमारे इंटरनल इनिशिएटिव्स के थ्रू हुई है, जहां हम
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेच रहे हैं, जहां हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, जहां हम कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम्स कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर, और ऐसे इनिशिएटिव्स जो सस्टेनेबल मार्जिन डेवलपमेंट आपको देते हैं। तो आई थिंक आप हमारी जब मार्जिन को देखेंगे तो आप देखिएगा कि 50% जो एक्सपेंशन आई है वो हमारी रॉ मटेरियल की वजह से आई है, जो एक टेम्पररी एक्सपेंशन को की तरफ से आप देख सकते हैं। जी, अपना मीन्स आप अपना एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी भी बताइए, क्योंकि लगभग 20% आपका जो सेल्स है वो एक्सपोर्ट के थ्रू है। आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक रसल खैमा में है, एक थाईलैंड में, एक मलेशिया में है। क्या ये 3 बड़े मार्केट हैं आपके लिए आगे के लिए? जी नहीं, आई थिंक मैं एक्सपोर्ट्स पे आता हूँ। आई थिंक पहली बात तो जो एक्सपोर्ट्स है वो हमारी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप जैसे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कर्नाटका के लिए या केरला के लिए, जब लोग केरला से माइग्रेट करते हैं वो अपना ब्रांड भी अपने साथ ले जाते हैं, अपने खाना भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो आप जानते हैं कि केरला के हर फैमिली से एक या 2 लोग मिडल ईस्ट में गए हैं। तो जीसीसी में हमारी सेल बहुत बड़ी है, जब ईस्टर्न की सेल बहुत बड़ी है, और उसकी वजह से हमारी प्रेजेंस जीसीसी में बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे जीसीसी से आते हैं। सिमिलरली आप एमटीआर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जब आईटी रेवोल्यूशन हुआ तो काफी माइग्रेंट्स सदर्न स्टेट से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका से बाहर गए हैं, यूएस गए हैं, कनाडा गए हैं, काफी इंडियंस माइग्रेट किए। वो कम्युनिटीज भी अपने घर का खाना और अपने घर के मसाले चाहती है, और उसकी वजह से हमारा एमटीआर का बिजनेस बहुत स्ट्रांग हुआ है। जब हमने इन दोनों कंपनियों को इंटीग्रेट किया था तो हमने एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और उसकी वजह से अब हम ये दोनों ब्रांड को 45 कंट्रीज में लेके गए हैं। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि ईस्टर्न एज अ ब्रांड is the largest branded spice exporter out of India for the last 24 consecutive years. ये मैं नहीं क्लेम कर रहा, बट हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर जो अपीडा जो स्पाइस बोर्ड है वो उसने हमको ये अवार्ड दिया है। जी, ये आखिरी सवाल आपसे, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में भी बताइए कि 30% है आपके सेल का और एक्सपोर्ट्स का 70% जो है ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये क्या और कम होगा आगे जाके? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा ट्रेड रिसीवेबल्स पे, बट अगर आप इसको 3 साल के नज़रिए से देखेंगे तो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो हमने कम किया है। 35 से 21 दिन पे हम ले आए अपना वर्किंग कैपिटल, और ट्रेड रिसीवेबल्स जो अब है वो जीटी से नहीं आता, क्योंकि जीटी में हम कैश लेते हैं मार्केट से। वो आता है मॉडर्न ट्रेड और एक्सपोर्ट से, जैसे आपने सही बताया। और उसके लिए हमारे पास हम ऑर्कला में हर वक्त ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा रूम है वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, और उस रूम को हर वक्त हम अपने जहन में रखते हैं और काम करते हैं उसके साथ, जो कि हम सोचते हैं कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है इसको और कम किया जा सकता है, और उसके लिए हमारे पास कॉन्क्रीट प्लान्स है जिस पे हम काम करेंगे, और आप देखेंगे आगे वाले दिनों में कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कम होते हैं। जी संजय जी, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपका आईपीओ 29 को खुल रहा है और 31 को बंद हो रहा है। 695 to 730 का प्राइस बैंड है, और 1668 और 1668 करोड़ का आपका जो ओएफएस है वो आपको कंपनी को एक वैल्यू देता है लगभग 10,000 करोड़ का। धन्यवाद आज ईटीना स्वदेश से बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।